वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है शाहिद अमीन साहब के साथ। शाहिद साहब, मुस्लिम वर्ल्ड में ही एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है और वो है एक इनकलाब। देखा है कि ट्यूनिस में हुआ है, फिर उसके बाद मिस्र जो है वो उसका शिकार हुआ है और बहुत बड़ी एक पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके बाद चेंज आ गई। अब उसी के आसार कुछ लीबिया की तरफ आने शुरू हो गए हैं, यमन में भी, जॉर्डन में भी, और फिर उसका सिलसिला आगे बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अभी 10-12 कंट्री हैं जिसके ऊपर फोकस है। इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? ये कोई प्लांटेड है या वाकई पब्लिक की तरफ से जो है ना ये चीज़ सामने आ गई? नहीं जी, प्लांटेशन इतना अवामी तहरीक प्लांटेशन से नहीं हो सकती थी। और अगर इसमें इशारा वही मगरबी अमेरिका की तरफ है, अगर उनके बस में होता तो फिर दीगर ममालिक में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी। हर मुल्क के अपने ख़ास हालात हैं। एक तो अरब दुनिया को भी हमें बिल्कुल एक सिंगल ऑर्गेनिज़म के तौर पे नहीं देखना चाहिए। अरब दुनिया में बड़ी वैरायटी है, अपने अपने मुख्तलिफ़ हालात हैं, मुख्तलिफ़ मिजाज हैं, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। लेकिन ये बात सही है कि ट्यूनिस में और जो मिस्र में जो इनकलाब आया है सही मानों में, इसमें अवाम का रोल था मरकज़ी। उन्होंने जाके बिल्कुल ही इतना शदीद एक एहतजाज किया कि हुकूमत पैरालाइज हो गई और आखिर में उन्होंने जो गैर मकबूल सदर थे उनको बाहर जाने पे मजबूर किया। और एक मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए फ़तह है। अब ये कि किस हद तक वो जमहूरियत के फ़वाइद हासिल कर लेंगे तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है एक इसकी एक अवामी हैसियत है। और क्योंकि अरब दुनिया में ज़ाहिर है कि एक मुल्क में जो होता है उसके वाक़यात दीगर अरब ममालिक भी बड़े गौर से देख रहे होते हैं, उनके अवाम भी देख रहे होते हैं। तो बाज़ मुल्कों में मैं समझता हूँ कि ये इस कस्म की इनकलाबी लहर बढ़ेगी, जिसमें यमन ख़ास तौर पे शामिल है। क्योंकि यमन तो बिल्कुल इजिप्ट का एक रेप्लिका है कि वहाँ पे भी 30-31 साल से एक सदर बैठे हुए हिल के नहीं देते। लीबिया का भी हुआ है, लीबिया अब में ये भी। लीबिया में जो है, अब मैं लीबिया में भी सफ़ीर रहा हूँ, तो हकीकत यह है कि वहाँ का बिल्कुल एक डिक्टेटोरियल सिस्टम रहा है। ठीक है, उन्होंने अपने तौर पे कुछ इनकलाबी कम का एक वो भी चलाया है, फ़लसफ़ा भी चलाया है, कुछ लोग उनकी यकीनन हामी भी हैं। लेकिन आवाम में आम तौर पे एक किस्म की बेबसी है, और जो एक पुलिस स्टेट में होती है कि हर चीज़ पे समझेंगे गवर्नमेंट हावी है। कोई किस्म की आज़ादी नहीं, ज़ाती आज़ादी नहीं। पड़ोसी की जासूसी कर रहा है, टेलीफोन सेफ़ नहीं, कोई सेफ़ नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, इसमें एक चीज़ बताइएगा शायद साहब, कि अब देखिए एक चीज़ होता है कि पब्लिक को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हर किस्म की तालीम है, सेहत है, और जनाब जो भी लग्जरीज़ हैं उस तक भी रसाई है। लेकिन अगर आवाम को बोलने की आज़ादी नहीं है, उनका अपना अपना वोट राइट की आज़ादी नहीं है, तो वो पब्लिक में इतना अनरेस्ट हो जाता है कि पब्लिक रेवोल्यूशन पे उतर आती है। अब देखिए, हर मुल्क की अपनी ख़ास हालात होते हैं। लीबिया में का मसला एक ये भी है कि आबादी बहुत कम है उस मुल्क की। मुल्क पाकिस्तान से साइज़ में बड़ा है और आबादी के सेंटर हैं, मिसाल के तौर पे एक ट्रिपोली जो दारुल खिलाफा है, एक बेंगाज़ी है, एक आपस में कोई 1000 किलोमीटर का फ़ासला है। तो अगर एक इलाके में गड़बड़ होती है तो वहीं तक महदूद रहती है। जबकि मिस्र में आपने देखा मुख्तलिफ़ हालात हैं, बहुत आबादी वगैरह है। तो लेकिन ये सही है कि देखिए अब ये 21वीं सदी है, तालीम भी बढ़ रही है लोगों में, दुनिया के हालात से आगाही बढ़ती जा रही है। तो वो पुराना जो था कि लोग बिल्कुल ही अंधेरे में बैठे हैं या गाफिल बैठे हैं, वो बात तो नहीं रही है। मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी जज्बा जो है इंसान में होता है, और वक्त के साथ ऐसे ममालिक में भी ये बढ़ रहा है जहाँ पे एक किस्म की टोटलिटेरियन गवर्नमेंट रही है, एक आमराना हुकूमत रही है। जल्दी से एक चीज़ बताइए कि सफारत खानों के बारे में एक अमूमी तासर ये है कि डेपुटेशन पे लोग जाते हैं, बिल्कुल वो इस अहल नहीं होते, और सियासी असर रसूख के लोग जाते हैं, और पाकिस्तानी सफारत खानों की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? नहीं, देखिए, ये ज़ीरो वाली बात तो गलत है, मैं बिल्कुल उसकी तरदीद करूँगा। तो पाकिस्तान का जो जी हाँ, सॉफ्ट इमेज होना चाहिए जी दुनिया हाँ, में, उसको बनाने में उनका कोई किरदार नहीं है। हमारा देखिए फाइनली एक किरदार जो दुनिया में है या उसका जो इमेज है, वो उसके अपने जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बनाते हैं। आपके सफारतकार अमेरिका में जाके या चीन में जाके कितनी खूबसूरत बातें कर लें, कितने ज़ाती ताल्लुकात बना लें, क्या चीन की हुकूमत गाफिल है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वो ज़्यादा से ज़्यादा तो मुस्करा के दूसरी तरफ देखेंगे कि आप तो इतनी प्यारी बातें करें, हमें तो इस्लामाबाद से ये खबर आ रही है, हमें कराची से ये खबर आ रही है, हमारा सफारत खाना ये रिपोर्ट कर रहा है। तो सफारतकारी का एक महदूद रोल होता है, ज़मीनी हक़ाइक़ को के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। जहाँ पे मौका ये होता है कि हालात से कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है,
اور پاکستان کی ایک اہمیت ہے، اس کو ابھی تک ذکر نہیں ہوا ہے، ایک بڑا اسٹریٹیجیکلی لوکیٹڈ ملک ہے، اسلامی دنیا میں واحد نیوکلیئر پاور ہے، اسلامی ممالک 50 سے زیادہ ہیں جن کا دنیا کے اسٹیج پہ نہ صرف موجودہ رول ہے، آئندہ بھی رول ہے، اس میں پاکستان از این امپورٹنٹ پلیئر. اور پھر پاکستان کے لوگوں میں بڑے، میں سمجھتا ہوں یہ اگر ان کو موقع ملے تو Potential بہت بڑا ہے. پوٹینشیل ہے. دنیا کو اس بات کا احساس ہے اور یہی ہمارا اسٹرانگ ویپن ہے جو ہمارے ڈپلومیٹس کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، یہ ایک جلدی سے ہم گزرتے ہوئے اس سوال پہ کہ پاکستان اسرائیل کے تعلقات جو ہیں فیوچر میں کہیں بننے چاہیے یا بن سکتے ہیں، کیا اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جی دیکھیے، میرا اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان کا اسرائیل سے کوئی باہمی تو جھگڑا نہیں ہے نا، یہ تو سارا فلسطینیوں اور اس سلسلے میں ہے. تو وقت کے ساتھ تو کسی وقت پاکستان کے اور اسرائیل کے تعلقات میں کوئی نہ کوئی بہتری آنی چاہیے، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں عرب دنیا اور فلسطینی سب سے زیادہ انوالوڈ ہیں، تو ہمارا سٹانس صحیح ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے ایک 2 اسٹیٹ سلوشن یعنی ایک فلسطینی آزاد ریاست کے قیام کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک فلسطینیوں کے ساتھ کوئی صحیح مفاہمت نہیں ہوگی. پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ دوسرے عرب ملک جو ہیں وہ تو دشمنی اب ختم کر چکے ہیں. پاکستان کو بھی آپ نے کہا جی ذاتی مفاد کے بجائے قومی مفاد ہوتا ہے، بالکل. تو قومی مفاد میں ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ نہیں، تعلقات میں اس میں عرض کر رہا تھا، اس وقت اگر ہم کوئی یک طرفہ کارروائی کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، مثال کے طور پر نارملائز کر لیتے ہیں، تو بہت سارے عرب ممالک کو یہ بڑا ناگوار گزرے گا. سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے، گلف اسٹیٹس بھی اس میں شامل ہے، کافی لوگوں میں ناراضگی پھیلے گی، وہاں کے ساتھ آپ کے بڑے مفادات ہیں. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایونچولی جو پاکستان کرے، جو نارملائزیشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن ان ٹینڈم وتھ سعودی عربیہ اینڈ ادر کنٹری، یعنی ان کے ساتھ مل کے کارروائی کرنی چاہیے، تنہا نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ تو تعلقات بہتر ہو گئے، عرب ممالک کے ساتھ بگڑ گئے، اور عرب ممالک میں آپ کے اتنے بے شمار لاکھوں کی تعداد میں لوگ گینفلی امپلائڈ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے بڑے اور بھی تعلقات ہیں، ان کو آپ جیپرڈائز نہیں کر سکتے. اگر ساری دنیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیتی ہے تو پھر پاکستان اگر بحال کرتا ہے تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن ساری دنیا کا مطلب یہ ہے، خاص طور پہ سعودی عرب جیسا ملک جب تک بحال نہ کرے ہمیں ایک یک طرفہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے. بہت شکریہ شاہد صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. نیکسٹ ٹائم ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.